चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम यूरोप में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक के लेक्चर्स में हम ये सीख चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि दो फ्रंट पर बड़े चेंजेस हुए यूरोप में। आज का यूरोप जो हम देखते हैं, जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक कोर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। चाहे आज आप इंडिया में अर्बनाइजेशन को देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें, या मर्सेंटलिस्ट एक्टिविटी को देखें, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखें, ये काफ़ी हद तक रेप्लिकेट करती हैं उन प्रैक्टिसेस को जो इंग्लैंड में हो रही हैं। और इंग्लैंड में ये चीज़ें एक समय के तहत शुरू हुई, वहाँ पर आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग। और इंग्लैंड उस समय में एक लार्जर प्लेटफॉर्म का पार्ट था, वो था यूरोप। तो यूरोप में ओवरऑल जो चेंजेस आ रहे थे, उसने इंग्लैंड को एक बड़ी कॉलोनियल पावर के फॉर्म में इमर्ज होने में कंट्रीब्यूट किया, और इंग्लैंड ने उस कॉलोनियल पावर के रूप में दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा किया, और उसके तहत भारत भी आता है। आज भारत के पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और हमारे बहुत सारे कल्चरल सिस्टम पर ब्रिटेन का प्रभाव नज़र आता है, इंग्लैंड का प्रभाव नज़र आता है। वो इंग्लिश को ही आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पर इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज़ द इंग्लिश। और वो सीधा सीधा प्रभाव है क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, ये उसी का सीधा प्रभाव है। हमने इसके तहत ये समझा कि वो ब्रिटेन जो इस रूप में उभरा, उसके पीछे कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स के रूप में एग्रीकल्चर में आए चेंजेस थे, हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को देखा। इंडस्ट्री में आए चेंजेस थे, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखा। ये दोनों चेंजेस ने ये प्रभावित किया कि फ़ूड कैसे प्रोड्यूस करना है। तो फूड बड़े स्केल पर प्रोड्यूस हुआ। फूड छोटे छोटे प्लॉट्स की बजाय बड़े बड़े फार्म्स में प्रोड्यूस होगा। फूड फैमिली को एज अ लेबर यूज़ करके नहीं, वेजेस पर लेबर लेकर के प्रोड्यूस होगा। फूड मैनुअली कम और मैकेनिक मशीन एक्टिविटीज़ के तहत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और फूड में अधिकतर उन चीज़ों का प्रोपोर्शन रहेगा जो इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। फूड उगाने वाली ज़मीनों के ऑनरशिप में चेंजेस आए। जो कॉमन लैंड थे, जो मार्शी लैंड थे, स्वैम्प थे, वेस्ट लैंड या बैरन लैंड थे, उनको अंडर एग्रीकल्चर रिक्लेम कर लिया गया। फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से, नए तरह के सीड यूज़ किए गए। ये सारी परिवर्तन उस समय में हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखे। ठीक इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले कॉटेज लेवल पर हुआ करती थी, रूरल एरियाज़ में घरेलू स्तर पर लोग चीज़ें बनाते थे, जैसे आर्टिजनल ग्रुप्स आज भी आप देख सकते हैं, आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। आयरन स्मिथ हुआ करते थे, गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, टेक्सटाइल बनाने वाले, वीवर्स, गारमेंट बनाने वाले, जुलाहे, ये सारे अपना काम करते थे। बर्तन बनाने वाले पॉटर हुआ करते थे, लेदर वर्कर होते थे। कॉटेज लेवल पर ये काम होता था और इसमें भी फैमिली को हेल्पिंग हैंड के रूप में यूज़ कर लिया जाता था। और दूसरी चीज़, ये प्रोडक्शंस गिल्ड्स के कंट्रोल में होती थी, यानी कि ये जो सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, हर स्किल फॉर्म के अपने अपने गिल्ड बने होते थे, जैसे आर्टिजनल गिल्ड उन्हें हम कहते हैं। आज भी अगर आप देखें तो टेलीविज़न पे आपको अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड, इस तरह के आप नाम सुनते हैं। गिल्ड मने कि इनके अपने अपने समूह बने हुए थे। वो गिल्ड ये डिसाइड करते थे कि कितना प्रोड्यूस करना है, किस स्टैंडर्ड यानी कि किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है, किस कीमत पर बेचना है हमने। ये सारी चीज़ें गिल्ड रेगुलेट करते थे। ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का काम भी गिल्ड ही करते थे। कितने मेंबर्स को इंड्यूस करना है इस आर्टिजनल स्किल में, ये भी गिल्ड डिसाइड करते थे। तो गिल्ड सिस्टम के तहत हाईली कंट्रोल्ड मैनर में जो आर्टिजन्स हैं वो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे और शहरों में वो चीज़ें बिका करती थी। लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी मैनुअल हैं, हैंड हेल्ड हैं। अभी मशीन बेस्ड एक्टिविटी उस स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर कोल से स्टीम और स्टीम से पावर बनाने की आर्ट हमें आ गई। और स्टीम से जब हमने ये पावर बनाई, हमने मोटर ऑपरेट करनी शुरू की, यानी कि हमने टरबाइन घुमानी सीख ली। टरबाइन जब एक बार घूमेगी तो उससे जुड़ी शाफ्ट और उससे जुड़ी हुई आगे गरारियाँ, वो सब घूमने लगेगा।
मोटर एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। फिर इन मोटर एक्टिविटीज़ के वाया चीज़ें मैकेनिकली प्रोड्यूस होनी शुरू हुई, दैट इज़ मशीन बेस्ड। मशीन बेस्ड प्रोडक्शन ने कई चीज़ों को पैदा किया, जैसे कि अब प्रोडक्शन मास स्केल पे हो सकती है, मास स्केल पर प्रोडक्शन हो सकती है। जब आप चीज़ें मशीन से प्रोड्यूस करेंगे तो मास स्केल पर प्रोड्यूस होंगी। सेकंड, 24/7 प्रोडक्शन चलेगी तो आपको लेबर की नीड रहेगी। थर्ड, आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। फिर इतनी बड़ी मास स्केल प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कराने के लिए आपको एक कंटिन्यूस कंज्यूमर मार्केट भी चाहिए। ये सारी चीज़ों की डिमांड पैदा होगी। आपको एक मार्केट चाहिए बड़ा, आपको अच्छे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सोर्सेज चाहिए ताकि सामान तेज़ी से रॉ मटेरियल आए और बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट अपनी मंजिल पर जाए, मार्केट में जाए। आपको बड़े पैमाने पर लेबर चाहिए जो इन इंडस्ट्रीज़ में मशीन बेस्ड प्रोडक्शन को 24/7 रन कर सकें, 24 घंटे चल सकें, 7 दिन चल सकें। आपको हाई अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इंश्योर करना है। तो इसके तहत बड़े बड़े अलग क्षेत्रों पे जाके कंट्रोल किया गया। हमने कॉलोनियलिज्म को देखा, अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया गया, इंडिया को कॉलोनाइज़ किया गया, इंडोनेशिया को कॉलोनाइज़ किया गया, अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया गया, मिडल ईस्ट, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया के अलग अलग अंग, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी क्षेत्रों के, इवन ऑस्ट्रेलिया भी, इन सभी रीजन्स को कॉलोनाइज़ किया गया, यानी कि इन्हें कॉलोनी बना लिया गया। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्हें अपनी क्या बना लिया गया, कॉलोनीज़ बना लिया गया। इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया, ये परिवर्तन आ रहे थे ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में, जो यूरोप को बदलने वाले थे, जिससे पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन ये परिवर्तन संभव नहीं है जब तक कुछ और परिवर्तन ना आए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन पॉलिटिक्स की फील्ड में भी आता है, हमें उसे समझना ज़रूरी है। और वो परिवर्तन है यूरोप के अंदर नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आना, डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आना। इसके तहत ही सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस समझाई गई हैं। और दूसरा बड़ा परिवर्तन रिलीजन और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में। तो हम रिलीजन, लैंग्वेज एंड द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को आज समझने जा रहे हैं यूरोप के तलक में। देखिए, नेशन स्टेट जब हमने वर्ड समझा तो इसके बारे में हमने डिटेल अंडरस्टैंडिंग कल डेवलप की कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है। हम लेक्चर के बाद आज इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूटिलाइज भी करते जाएंगे कि ये क्या समझाना चाह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम एक डेट इमेजिन करते हैं जिसके पहले का यूरोप कैसा था और इसके बाद का यूरोप कैसा है, ताकि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। हमने ये तो समझा था कि यूरोपियन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट किसी एक डेट पे, किसी एक इवेंट के वाया या किसी एक कंट्री में फुलफ़िल नहीं हुआ। ये एक 400 वर्षों की लंबी प्रक्रिया है। 1500 से 1900 तक की 400 वर्षों की एक लंबी प्रक्रिया है। बड़े लंबे सारे मूवमेंट्स इसके तहत हुए। फाइनली ये इस फॉर्म में आज दिखता है जैसा आज ये है। अब चीज़ों को समझते हैं। हमने 1500 को एक डेट मान लिया, ये बेंचमार्क पॉइंट है। 1500 एडी की बात कर रहे हैं हम। अगर 1500 एडी की बात करें तो भारत में कौन होगा इस समय? अंदाजे से सिखों के गुरु श्री गुरु नानक देव होंगे ना। देखिए, डेट्स को ध्यान में रखने के कई तरीके होते हैं। आप बात चाहे यूरोप की कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ एलियन ना हो जाए। आप उसे जिस इतिहास को जानते हैं उससे भी जोड़कर देख लीजिए। तो ये समय होगा जब भारत में गुरु नानक देव जी सिखिज़म के विषय में प्रचार कर रहे होंगे, है ना। फिर ये एक समय वो भी तो होगा जब भारत में कोई डायनेस्टी रूल कर रही होगी दिल्ली के क्षेत्रों में। वो कौन सी हो सकती है? 1500 पूछ रहा हूँ, सेंचुरी नहीं, 1500 टाइम। हाँ, तो लोधियों का शासन चल रहा है। लोधियों का शासन होगा तभी तो 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ेगा। तो यहाँ से जब हम दिल्ली जाते हैं, रास्ते में पानीपत आता है, आगे जाके सोनीपत भी आता है। पानीपत में फर्स्ट बैटल लड़ी गई है पानीपत की ही, और वो किनके बीच में थी? सुल्तान और मुग़लों के बीच में। द दिल्ली सल्तनत एंड द मुग़ल्स। मुग़ल्स माने कि मंगोल,
मंगोल से मोगुल, मोगुल से मुगल शब्द बनता है। और भारत में उनका पहला शासक है बाबर। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। दिल्ली सल्तनत का सूर्य अस्त होता है, मुग़लों का सूर्य जो है वो उज्जवल होता है, मुग़लों का शासन स्थापित होता है। 4 ही बरस भारत में रहने के बाद 1530 में बाबर चला जाता है, वापस चला जाता है। गद्दी पर उसका पुत्र बैठता है, वो है हुमायूं। लेकिन कुछ ही वर्ष शासन करने के बाद 1540 में उसे भी गद्दी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि यहीं पे बस रहे अफ़गान, जिनका एक शासक था शेर शाह सूरी, वो हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर देता है। और हुमायूं उस समय भारत छोड़ देता है, यहाँ से चले जाता है, और उसकी संतान भारत में ही जन्म लेती है। वो तो पर्शिया के किले में जाके बैठ जाता है, लेकिन उसकी संतान यहाँ अमरकोट के राजा के किले में जन्म लेती है, जो है अकबर। वापस आता है हुमायूं, 1555 में वापस आता है 15 साल के बाद, और वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन करता है, और फिर कुछ ही समय बाद सीढ़ियों से गिर के ख़त्म हो जाता है। उस समय में अकबर छोटी अवस्था में थे और वो गुरदासपुर के कलानौर में थे। उनका वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाता है और फिर उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है सूरी डायनेस्टी के ही सिपह सलार से। आई बात समझ में? तो ये कहानी है। उनका नाम है हेमू। हेमू के साथ उनका दूसरा युद्ध होता है। ये है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत बाद में होगा, वो अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठों के बीच में होगा, वो बाद की बातें हैं। ये दूसरा युद्ध था। इसमें अकबर का जो भविष्य है वो तय हुआ, युद्ध जीते, अकबर ने शासन संभाला, और उसके बाद सब आप जानते ही हैं। लंबा शासन चला अकबर का 1605 तक, 1605 तक, एज अ लॉन्ग रूल। ये 1500 एडी का भारत है। चलिए उठ के यूरोप चलते हैं। 1500 एडी में यूरोप में क्या हो रहा था ये भी समझना ज़रूरी है। 1500 एडी के पहले जो लोग यूरोप में होते थे, उनकी अफिनिटी, उनका समर्पण, लॉयल्टी, जुड़ाव किससे होता था, ये पहला क्वेश्चन है। तभी हम नेशन स्टेट को समझ पाएंगे। तो उनकी अफिनिटी, उनका जुड़ाव, उनका समर्पण जो हुआ करता था वो लोकल होता था, लोकल होता था। ओके, लोकल, रीजनल। अपने रीजन के प्रति उनका जुड़ाव होता था, अपने रीजन के प्रति उनका समर्पण होता था। सवाल ये पैदा होता है कि लोकल क्यों होता होगा, रीजन के प्रति क्यों होता होगा? उसके भी जवाब है इस समय की यूरोप की व्यवस्था। हम थोड़ा समझते हैं कि यूरोप इस समय में कैसे व्यवस्थित था। देखिए, एक समय था, हम एक डेट रखते हैं, 1500 एडी से पीछे आते हैं, हम 0 एडी पे आ गए। जब हम 0 एडी के पीछे आते हैं तो हम बीसी पीरियड में आ जाएंगे, तो हम 27 बीसी के समय में आते हैं। ये वो समय था जब एक बड़ा शासक एक एम्पायर को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा था। ये एम्पायर था रोमन एम्पायर। इटली के राजधानी रोम से शुरू होके ये कई दिशाओं में फैलने की तैयारी में था। दैट वाज द रोमन एम्पायर। रूलर था ऑक्टेवियन। 27 बीसी का समय है। समय आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते 117 एडी का समय आ गया। आप बीसी से 0 तक आए, 0 से फिर आगे, और इस समय तक रोमन एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सपेंस तक फैल चुका था। समय था ट्राजन का, रूलर था ट्राजन। ये मैक्सिमम एक्सटेंट था रोमन एम्पायर का। पर फिर एक समय के बाद रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बट गया। रोमन एम्पायर एक जैसा नहीं रह पाया, सेंट्रलाइज नहीं रह पाया। 2 हिस्से बने। अगर मैं यूरोप को ही लूँ तो एक बीच में से काट दूँ, अगर सेंटर में से, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ये 2 एम्पायर में बट गया, सिंगल रोमन एम्पायर नहीं रहा। और ये सारी घटनाक्रम का आरंभ ऑलमोस्ट 4th सेंचुरी के दौरान हो जाता है, 4th सेंचुरी एडी। अब इसमें से ये होता है
कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर ब्रांच है 476 एडी को ये ख़त्म हो जाती है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 एडी को ख़त्म हो जाती है। धीरे 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 अब इस एम्पायर के खाली पड़ चुके एरिया को कुछ नए रूलर्स ऑक्यूपाई करेंगे। और वो रूलर्स कौन हैं? जर्मनी से निकले हुए कई आदिवासी कबीले जर्मनी से निकलेंगे और वो कबीले इन एरियाज़ को आकर के कब्जाएंगे। धीरे धीरे उन्हें लोगों में मान्यता दिलवाई जाएगी। और समाज में मान्यता दिलाने की काम कौन कर सकता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप मुझे दो फॉर्म्स में इमेजिन करिए। पहले आप मुझे इमेजिन करिए एज अ रूलर। सपोज कीजिए एज ए रूलर मैं लॉ बनाता हूँ। ध्यान से विचार किया जाए तो वो लॉ लागू किस पे होने हैं? आप सब पे। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है, लॉ कौन बना रहा है? लॉ क्या है? रूलर कौन है? रूलर स्टेट का हिस्सा है, राज्य। रूलर पॉलिटिकल एंटिटी है। जैसे हमने कल समझा, लॉ, रूलर अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, राजा एक संस्था है, एक राजनीतिक संस्था है। ये राजनीतिक संस्था, ये लॉ मेकिंग, ये लॉज एग्जीक्यूट करना, ये तो बड़ा ज़रूरी है ना कि जिन पर ये लागू होने जा रहे हैं वो जो जनमानस का समूह है, वो जो कलेक्टिविटी है, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो चाहते भी हैं अपने आप को इन रूल्स में जीना, खुद को इन रूल्स में ढालना, या वो चाहते भी हैं कि वो इस इंस्टीट्यूशन को बनाएं, दैट इज़ द किंग, रूलर। तो इसलिए जितना बड़ा सच राज्य है, स्टेट, द रूलर, द लॉज, उतना ही बड़ा सच द ग्रुप ऑफ पीपल भी है, द कलेक्टिविटी, द नेशन। पर अभी मैं नेशन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग सब्जेक्ट भी तो हो सकते हैं, प्रजा। तो द कलेक्टिविटी, द वर्ड इज द कलेक्टिविटी, द पीपल इनहेबिटिंग द एरिया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि वी डोंट वांट यू, वी डोंट वांट सच रूल्स, लॉज, व्हाई आर यू मेकिंग सच रूल्स, एंड हाउ कैन यू से दैट यू आर द लेजिटिमेट रूलर? हम तुम्हें नहीं मान रहे हैं, तुमने ये आके कैसे घोषित कर दिया कि तुम ही राजा हो? तो इसके लिए फिर रूलर के सामने एक बड़ा सच हमेशा रहता है। और वो सच क्या है? वो सच ये है कि जितना बड़ा सच रूलर है, ये इंस्टीट्यूशन है, द स्टेट, उतना ही बड़ा सच ये ग्रुप है। ग्रुप किसके कहने पर चल रहा है? ये कलेक्टिविटी जो है, द पीपल, ये किसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे चलता है? ये किसके नियमों को मानता है? ये अब तक ऑर्गेनाइज कैसे रह रहा है? ये कलेक्टिविटी यहाँ पर रह रही है, ये इसको ऑर्गेनाइज किसने किया हुआ है? तो पता लगता है कि इसको ऑर्गेनाइज करने वाली इंस्टीट्यूशंस कैरेक्टर में रिलीजियस है। इन्हें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जैसे ध्यान से सोचो, दो विचार हैं। आप जब इस देश में रह रहे हैं, आपको एज ए नेशनल्स ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्थाएं हैं वो पॉलिटिकल हैं इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ऑर्गेनाइज किया है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। लेकिन आप विचार करें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, आप जिस भी किसी सेलिब्रेशन में, किसी फेस्टिवल में, फंक्शन में, किसी धार्मिक संस्थान पे जब ऑर्गेनाइज करते होते हैं, वहाँ पे आपको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? कोई रिलीजियस रूल्स, कोई सिविल रूल्स, कोई सिविल इंस्टीट्यूशंस या सोसाइटीज़, वही आपको ऑर्गेनाइज कर रही हैं ना। ऑर्गेनाइज करने वाली पर्सनैलिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बदल रहे हैं ना। आप जब किसी धार्मिक प्रोसेशन में, किसी रिलीजियस प्रोसेशन में, धार्मिक जलसे में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि आप शोभा यात्रा में जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि आप नगर कीर्तन में जा रहे हैं, आपको किसने ऑर्गेनाइज किया? उनके खड़े किए गए सेवादारों ने, वहाँ बने नियमों ने कि आगे आगे 5 प्यारे चलेंगे, पीछे गुरु साहिबान की पालकी चलेगी,
गुरु ग्रंथ साहिब जी चलेंगे और उसके पीछे संगत चलेगी। ये देखिए, ये सरकार ने लॉ नहीं बनाया, ये नियम बनाया है एक धार्मिक संस्थान ने, और इस नियम की लेजिटिमेसी है उस धार्मिक संस्थान के बेस में पड़े हुए धार्मिक ग्रंथ। तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से लेजिटिमेसी गेन करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रूल बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, और समाज उनकी पालना करता है। जैसे SGPC के द्वारा बनाया गया रहत मर्यादा से जुड़े हुए कोड। अब रहत मर्यादा की बात करें हम कि किस तरह से रहत मर्यादा होती है, हमें क्या धारण करना है क्या नहीं, चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। जब आप गुरुद्वारा साहिब जाते हैं तो आप पर यह नियम है कि सर चुनरी से ढकना होगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है? नहीं, वरना तो फिर आपको सड़कों पे भी ऐसा करना होता, वरना तो आपका चालान हो जाता। सोचने वाली बात है। वो नियम एक धार्मिक संस्थान के बनाए हुए हैं। एक समय में एक पर्सन के रूप में आप कई इंस्टीट्यूशंस के नियम को अवॉइड कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। जैसे आप जब उस गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं तो आप अपने घर के बड़ों को, बूढ़ों को, सबको सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ये नियम परिवार और समाज बनाता है। देखिए, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशन है, और दूसरी तरफ आप गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं, आप रेगुलरली वहाँ विजिट कर रहे हैं। कारण क्या है? आप जिस कम्युनिटी में हैं उसके तहत आप एक रिलीजन को फॉलो करते हैं। रिलीजन यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, और रिलीजन के भी आगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज़ गुरुद्वारा साहिब। रिलीजन दैट इज़ सिखिज़म, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन के इंस्टीट्यूशंस भी आगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस तरह से एक जीवन में आप कई संस्थाओं के अधीन हैं। तो राजा आए और उन्होंने देखा कि हमारे नियम ये क्यों माने, युद्ध के दम पर, शस्त्रों के दम पर हमने इनके मौजूदा शासकों को तो हरा दिया, हमने उन्हें गिरा दिया, लेकिन हम इनको अपनी प्रजा कैसे बनाएं, ये हमारे बनाए नियम, हमारे कानूनों को क्यों माने। तो उन्होंने देखा कि ये अब तक संगठित कैसे हैं, ये किनकी मान रहे हैं। तो ये पाया कि ये सोसाइटी डीपली एंट्रेंच्ड है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। तो वो था द क्रिश्चियनिटी, द चर्च। चर्च की यूरोपीय समाज में एक बहुत बड़ी महत्वता है। वो यूरोपीय समाज बड़े स्तर पर चर्च ही की डिसीजंस, इंस्ट्रक्शंस के तहत चलता था। ऐसे में राजाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि अगर इस समाज में वो स्वीकृति पाना चाहते हैं तो उन्हें इन पादरियों के, इन प्रीस्टली क्लासेस, इन चर्च, इनसे मान्यता प्राप्त करनी होगी। जब तक ये जो पॉप हैं, द सुप्रीम पोजीशन, जब तक ये जो प्रीस्ट हैं ये हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमें लेजिटिमेसी नहीं देते, ये जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसा माना जाता है कि सन 800 के अराउंड, 800 AD के अराउंड, चार्ल मैग्ने करके एक शासक था जिसको प्रीस्ट के द्वारा रिकॉग्निशन दी गई और वो समाज में स्वीकार हुआ। फिर समय आगे बढ़ा और 900 के बाद ओटो शासक था, द रूलर वाज ओटो, जो ओटोमन भी कहलाया। ओटो जो कि प्रॉपर होली रोमन एम्पायर की शुरुआत का कारण बना है। तो ये अब जो रोमन एम्पायर है, ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर के र्यून्स पर, अवशेषों पर खड़ा हुआ है, लेकिन ये रोमन एम्पायर नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं करना, ये होली रोमन एम्पायर है। होली अर्थात इसे कृपा प्राप्त है पादरियों की, ये कृपा प्राप्त है चर्च की एज एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ से अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जब उसके र्यून्स पर नए एम्पायर खड़ा हुआ, दैट इज़ द होली रोमन एम्पायर, वहाँ पर चर्च कितना प्रोमिनेंट हो गया, कितना स्ट्रांग हो गया। पॉलिटिक्स में अब चर्च का दखल कितना रहेगा। जब राजा ही उस प्रीस्ट की कृपा से समाज में स्वीकार किया गया है तो राजा के नियमों पर धर्म का प्रभाव कितना अधिक रहेगा। तो जैसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चाहेंगे, जैसा चर्चेस चाहेंगे, राजा वैसे नियम बनाने के लिए बाध्य हैं। दूसरा, राजा के सभी नियमों को अलाइन करना पड़ेगा रिलीजियस टीचिंग्स के साथ।
इसके तहत अब इन प्रीस्टली क्लासेस को और चर्चेस को इस शासन में कई प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। तो एक तो अथॉरिटी रूलर की है और दूसरी अथॉरिटी इस चर्च और इनसे जुड़े हुए पर्सनैलिटीज़ की है। तो प्रजा तो सेम है, बट वो प्रजा अमेनेबल है, मानने के लिए बाध्य है दो इंस्टीट्यूशंस को, द किंग एंड द प्रीस्ट। तो यहाँ पर एक क्लास है द रूलर और दूसरी क्लास है द क्लर्जी एंड द रूलर। प्रजा इन दोनों ही के प्रिविलेजेस को फुलफिल कर रही है। ये होली रोमन एम्पायर की बात है। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, ओरिजिनल रोमन एम्पायर वेस्ट और ईस्ट में बटा, वेस्टर्न खत्म हो गया था, ईस्टर्न खत्म नहीं हुआ। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को आप बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, बाइजेंटाइन। और ये बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल जो थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। और वो कॉन्स्टेंटिनोपल आज किस नाम से जाना जाता, कोई नहीं बोलेगा आज किस नाम से जाना जाता है मीना? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। दो सीज को जोड़ने वाली जगह, नहीं, एक ऊपर ब्लैक सी, नीचे एजियन सी, उसे जोड़ने वाली कौन सी पानी की धारा है? इंस्टाग्राम इंस्टाबुल, माइंड ब्लोइंग। देखिए इंस्टाग्राम का बहुत प्रभाव है हमारे जीवन पे। वैसे ऐसा भी नाम बन सकता था, ये मैंने पहली बार ही सोचा। इस्तांबुल, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एजियन सी और ब्लैक सी को जोड़ती है। और यहाँ पे एक छोटा सा समुद्र बनता है, दैट इज सी ऑफ मरमरा। वेरी गुड, द मरमरा सी। ये आज का इस्तांबुल कभी कॉन्स्टेंटिनोपल था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, दैट इज बाइजेंटाइन एम्पायर। लेकिन 1453 में तुर्कों के आक्रमण में ईस्टर्न रोमन एम्पायर हार गया। तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और वहाँ पर बनाया इस्तांबुल। नाम पड़ा तुर्की, इसका नाम पड़ा तुर्की। पहले इसका नाम क्या था? एशिया माइनर। तो फिर इसका नाम पड़ा एशिया माइनर। मतलब ये एक समय में ईस्टर्न रोमन एम्पायर की एक टेरिटरी थी, ये उसका एरिया था। आई बात समझ में? ईस्टर्न रोमन एम्पायर के एरिया के फॉर्म में ही इसके लिए एक शब्द एशिया भी यूज़ होता था। यहाँ से आगे शब्द एशिया आ जाएगा, फिर ये एशिया माइनर कहलाने लगा। तो तुर्की को ही हम एशिया माइनर कहते हैं। ईस्टर्न रोमन एम्पायर देखिए चल ही जा रहा है, 1453 में जाके ख़त्म होगा तुर्कों से हारने के बाद। ये वेस्ट वाला ख़त्म होके शुरू हुआ होली रोमन एम्पायर। तो अब दो चीज़ें कोई भी पढ़ने के समय कंफ्यूज नहीं करेगा, बाइजेंटाइन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर दैट इज जो जर्मनी का एरिया, फ्रांस का एरिया, स्पेन का एरिया, चेक, ऑस्ट्रिया, ये सब इलाकों पे जो बने हुए हैं ये होली रोमन एम्पायर। क्लियर है जी कहानी? चलिए इतना समझाना जरूरी था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। अब वेस्ट में तो होली रोमन एम्पायर चल रहा है, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर में भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे क्या है? 3 लोगों के नाम हमने कभी नहीं भूलने। वो क्या हैं? हम इसको सरल करने के लिए कुछ ऐसा समझ लेते हैं, लगभग जहाँ मुझे लगता है 4th सेंचुरी के लेटर पीरियड में, समवेयर अराउंड 380 के अराउंड होना चाहिए, किंग कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ईस्टर्न रोमन एम्पायर का रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने अपना एक स्टेट का रिलीजन बना लिया, और वो स्टेट रिलीजन क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस शासक ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया। द रूलर नेम इज कॉन्स्टेंटाइन। उसके बाद क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म हो गया यूरोप के बड़े क्षेत्र का, जबकि इसके पहले जो है वो रोमन कल्चर था, रोमन रिलीजन था, जिसमें राजाओं को भी पूजा जाता था। आई बात समझ में? और एक समय ऐसा भी था कि जब ज्यूइश हुआ करते थे, जब क्रिश्चियनिटी नहीं था तो कौन था? ज्यूइश। ये धीरे धीरे शुरुआत में ज्यूइश पीपल, यहूदी ही तो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बनते गए ना। ये ज्यूइश ही तो थे जो क्रूसिफिकेशन के पीछे हैं जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिकेशन हुई है वो किसके तहत हुई? ज्यूइश सोसाइटी के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे ये कन्वर्ट भी होंगे, और जो पॉप निकलेंगे वो इन्हीं में से निकलेंगे। आई बात समझ में? जैसे सेंट पॉल हुए हैं,
ऐसा माना जाता है पहले वो जूइश ही थे। तो अलग अलग सेंट जो बनेंगे ये वहीं से आएंगे, कन्वर्ट होंगे। लेकिन जिस समय में ये जूइश कल्चर था, उस समय में जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना अलाउड नहीं था, उस समय में इन्हें भूमिगत भी रहना पड़ता था, ज़मीनों के अंदर छुप के रहना पड़ता था, सुरंगों में। इन्होंने अपने अंदर ही कैटाकुम्ब बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे? कैटाकुम्ब। और उसी के बाद ये दफनाने की प्रक्रिया बड़ी प्रचलित रही फिर क्रिश्चियनिटी में। ओके, सो बड़े लंबे समय तक अंडर कवर रहना पड़ा, क्योंकि ओपनली आप प्रीच नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर आप पर दबाव था। और आपको क्यों लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है? भारत में भी तो ये रहा, धर्मों को प्रीच करने पर रोक लगी, और औरंगजेब के समय में ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो गुरु तेग बहादुर जी को शहादत क्यों देनी पड़ी? कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार था। ऐसी कथाएं हैं, बताती हैं कि औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोला करते थे। उसको बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी कि सभी रिलीजन एग्जिस्ट करेंगे, सबको अधिकार है प्रीच करने का, आगे बढ़ने का, फैलने का, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। सो कुल मिलाकर के ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ये कल्चर आया। कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया। आप इसे समझ लीजिए 4th सेंचुरी का समय, 4th सेंचुरी एडी, टाइम 330, 350, 380 कुछ भी रह सकता है। इस समय के बाद फिर क्रिश्चियनिटी तेजी से फैला। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया ताकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर ये दिख रहा था कि हम कहीं फ्रेजाइल होके ख़त्म ना हो जाए, समाज पर अच्छी पकड़ ज़रूरी है। और इसलिए ये जो नए धर्म को स्टेट रिलीजन बनाया है, इसके जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्डर हैं और इस धर्म के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, चर्च, वो प्रजा को स्टेट के प्रति अलाइन करने में हेल्प करेंगे, प्रजा को लॉयल बनाए रखेंगे स्टेट के प्रति, स्वामी भक्ति पैदा करेंगे, उनमें एलिजियंस उनमें पैदा करेंगे। तो इसके तहत 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब क्या हो रहा है? सबसे पहले ये तो कभी इग्नोर नहीं करना, मोनार्क, दैट इज़ मोनार्क। तो मोनार्क तो है, लेकिन इस मोनार्क ने क्या किया कि इसकी जो पूरी किंगडम है ना, इस किंगडम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये देखिए, बांट दिया। और आप कहेंगे किसको दे दिया? सामंतों को, सामंतों को दे दिया। किसको दे दिया? FL, फ्यूडल लॉर्ड। किसको दे दिया? फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत, सारा बांट दिया। कारण ये था कि इस समय में ईस्टर्न रोमन एम्पायर इकोनॉमिक एक्टिविटी के सफ़र करने की वजह से इतना कैपेबल नहीं रह पा रहा था मोनार्क की वो उतनी बड़ी सेना रखे परमानेंट। दूसरी तरफ वो उतने बड़े स्तर पर लोगों से जुड़ पाए, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी थी इस रीजन की, जिसको कंट्रोल और जिनसे जुड़ाव क्षेत्रीय स्तर पर जो शासक है वही कर सकता है। तो बेहतर है इस क्षेत्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड पर्सन को ही मोनार्की का हिस्सा बनाया जाए, इसे एम्पायर में एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो उसे ही जिम्मेदारी दे दी कि मोनार्क के तहत आने वाले एम्पायर के जो लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन करिए, आपकी सैलरी के लिए जो ये पूरा लैंड है ये हम आपको एज एन असाइनमेंट दे देते हैं, ये लैंड अब आपको बिलोंग करेगा, इसमें होने वाली क्रॉप आपकी और इसमें आने वाले लोग भी आपके। तो हर फ्यूडल लॉर्ड ने अपने अधीन आने वाले उस लैंड के को बड़े बड़े मैनोरियल कॉम्प्लेक्सेस में कवर कर लिया। इसे कहते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर के अंडर यूरोप में डेवलप हुआ मैनोरियल सिस्टम, बड़े बड़े मैनोरियल कॉम्प्लेक्सेस। आज भी मैनोर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मैनोरियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो खेत खलियान, पशु पक्षी, समस्त संसाधन भी उस फ्यूडल लॉर्ड के हैं, और जो इंसान आ रहे हैं वो भी उसी के हैं। और ये लोग, अब ध्यान से देखिए क्या कर दिया हमने, ज़मीन तो दी ही दी, उस पर आने वाले इंसान भी दे दिए। तो ये लोग अब एक तरह से सर्व करेंगे फ्यूडल लॉर्ड को, ये सर्व करेंगे उनको, फ्यूडल लॉर्ड के ही इशारों पे चलेंगे। तो ये हो गए सर्फ, इनके लिए वर्ड यूज हुआ है सर्फ, SERF, सर्फ, द सर्फ। अब ये सर्फ जिस सिस्टम को जन्म दे रहे हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ सर्फडम। तो यूरोप का ये समय ऑलमोस्ट 400-500 AD से लेके लगभग 1500 AD तक का दौर, ये सर्फडम का दौर है।
एक तरह से आप स्लेवरी ही कह लीजिए, क्योंकि वो लोग अपने खेतों में काम तो वही लोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो लैंड किसको बिलोंग करता था? फ्यूडल लॉर्ड। वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे, वो फसल उगाएंगे, और उस फसल का एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस के रूप में लॉर्ड के पास जाएगा। खेतों में काम करने के साथ साथ उन लोगों को बिना सैलरी के परमानेंट डेज रखे गए हैं, जितने डेज के लिए लॉर्ड के खेतों में भी काम करना है, लॉर्ड की कोठी पे भी काम करना है, लॉर्ड के लिए ऑयल प्रेस करना है, ऑयल निकालना है, उसके महल में काम करना, उसके घर के लोगों को पर्सनली सर्व करना है। इसको कहते हैं बेगारी। इसको क्या कहते हैं अपन? बेगारी। बिना वेतन के जब आप किसी से काम कराते हैं, वो एक तरह से अपने आप को फोर्स्ड लेबर भी फील कर रहे हैं और बॉन्डेड लेबर भी, क्योंकि मेमोरियल कॉम्प्लेक्स छोड़ने की किसी को अनुमति नहीं होती थी, इसलिए बहुत से लोग उसे कई बार छोड़ के भाग भी जाते थे शहरों में। वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आते थे कि हमारी लाइफ कहीं यहाँ बर्बाद ना हो जाए। तो उसके अंदर जीवन एकदम उदासीन सा हो गया। आप कितना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेमोरियल लॉर्ड ले जाता है। और इसलिए ऊपर भगवान है द गॉड, पृथ्वी पर आप हैं, भगवान ही की कृपा से वर्षा है, भगवान ही की कृपा से वनस्पति है, भूमि है, लेकिन उस भूमि पर उगने वाली वो फसल पेट भरने के लिए आपको जिसकी कृपा से मिल रही है, वो भगवान और आपके बीच में है, वो है लॉर्ड। लॉर्ड शब्द कितना महत्वपूर्ण है सोचिए, क्योंकि ब्रेड गिवर वो लॉर्ड है, क्योंकि उस जमीन का मालिकाना हक उस लॉर्ड के पास है, उसकी अथॉरिटी उसके पास है। उस पे उगने वाले अनाज आपने उगाए, लेकिन उसी में से जो शेयर आपको मिलेगा ये वो तय करेगा। सोचने वाली बात। इस तरह से लोगों का जीवन बद से बदतर होता गया। कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रही, फिर कोई ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है। जब सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं आप, तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं नजर आएगी, तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो रही। इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन नहीं आ रहा, कोई स्पेशलाइज नहीं हो रहा किसी चीज़ में। और जब चीज़ें में स्पेशलाइजेशन ही नहीं नज़र आ रहा, मतलब किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, सबको खाने के लाले पड़े हैं, सबको रोजी रोटी की पड़ी है बस, तो विचार नहीं, कोई विचारक नहीं समाज में, कोई प्रेरक नहीं, कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ नहीं बन रही, कोई आपको झांकने के लिए मजबूर नहीं करता कि अपने भीतर झांक के विचार करो तुम्हारा जन्म किस कारण से हुआ है। सोसाइटी एकदम स्टैंड स्टिल हो गई, ना कोई लिटरेरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ना किसी तरह की कोई मटेरियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ना ही किन्हीं तरह की इनोवेशंस हैं, और ना ही कोई ट्रेड कॉमर्स नज़र आ रहा है। स्टैंड स्टिल, एकदम लोकलाइज्ड, नो इंटरेक्शंस। खेतों में जा रहे हैं, उगा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मेमोरियल पैलेसेस को सर्व कर रहे हैं। आसपास के मेमोरियल कॉम्प्लेक्सेस से कोई इंटरेक्शन नहीं, बाहर जाना नहीं, बाहर की दुनिया देखनी नहीं, विश्व भर में क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है हमको पता नहीं, किसी से इंटरेक्शन नहीं, एकदम लोकलाइज। सोसाइटी पूरी लोकलाइज हो गई, लोकल कनेक्शन हो गया, बस अपने ही गांव तक सीमित। एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कई गांव आते थे, अपने गांव तक सीमित, बहुत ज़्यादा दूसरे गांव तक सीमित। बट पूरे के पूरे मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का तो एक ही हाल हो रखा है, कौन प्रेरित करेगा भाई? कोई अगर हो ना कि मेरे यहाँ अखबार आने की अनुमति हो, मेरे यहाँ व्यापारियों को आने की अनुमति हो, मेरे यहाँ दूसरे क्षेत्र से धार्मिक पादरियों को आने की अनुमति हो, या ट्रैवलर ही आए, वो आते हैं तो आपको इंस्पायर करते हैं, अरे वहाँ तो ये होता है, तो फिर आप कहते हैं अच्छा क्या होता है, तो वो आपको बताते हैं, कहते हैं हम तो वहाँ पर कुएं से पानी ऐसे निकालते हैं, आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं हम तो ऐसे निकालते हैं, बाल्टी डालते हैं, रस्सी से ऐसे खींचते हैं। कहते हैं ऐसे आप कितना खींच लेंगे? जरा यहाँ पर एक स्टैंड बनाइए, इसमें बल्ली डालिए, उसमें एक पुली लगाइए और रस्सी से खींचिए, फिर देखिए कितना पानी निकलता है, थकेंगे भी नहीं आप। कहते यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है तुम्हारा, मतलब सीधे बाल्टियाँ डाल के नहीं ऐसे ऐसे खींचते? कहते नहीं ऐसे खींचते हैं अपन। पर ये कोई आए तो बताए ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई इंटरेक्शन है। यूरोप एकदम स्टैंड स्टिल सा हो गया। ये है काला दौर, द डार्क एजेस। तो ये 400-500 से लेके 1500 तक को आप डार्क एजेस कहिए, आप इसे फ्यूडलिज्म का दौर कहिए, आप इसे सर्फडम का दौर कहिए, या आप इसे कह लीजिए कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का बाइजेंटाइन ये जो कल्चर चल रहा है, आप इसे कई नामों से पढ़ते हैं।